जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। ठीक है, चलिए जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान है। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया था, आज आपको सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। कि ऑब्जेक्टिव तो करवा दिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है और इसको मैं आज करवाने वाला हूं, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट करवाऊंगा। ठीक है, ये सेक्शन सी में जो आपको दिया हुआ है, सेक्शन सी देख रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन सी लिखा हुआ है। ठीक, लघु उत्तरी प्रश्न। तो मगध साम्राज्य ये 39 से दिया हुआ है आपका, और 39 से फिर दिया हुआ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक दिया हुआ है। ओके, 46 तक आपको दिया हुआ है। चलिए तो इसका करते हैं, क्वेश्चन और आंसर साथ में करवाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे, ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल में और ऑब्जेक्टिव देख लें, हिस्ट्री का उसका करवा चुका हूं। चलिए इसको करवाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये आपके लिए ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर 12 हिस्ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा करें। चलिए, और जैसे मैं यहाँ लिखा हूं बस उसी तरह से आपको लिख देना, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर आपको उत्तर दे रहा हूं बस उसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। कैसे, पहले क्या लिखा हुआ यहाँ पर उत्तर में, पहले भूमिका लिखा जाता है कि स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख स्मारक हैं। इनका निर्माण भगवान बुद्ध की स्मृति को सुरक्षित रखने और धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको, धर्म के प्रचार के लिए किया जाता था। और स्तूप शब्द का अर्थ है ढेर या टीला, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी का आस्था का प्रतीक था। ये आप भूमिका लिख लिए। पहला, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ठीक है, धार्मिक उद्देश्य क्या था, धार्मिक उद्देश्य का कि स्तूप का निर्माण बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के अस्थि अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था और इन्हें धातु स्तूप कहा जाता था। ओके, दूसरा है श्रद्धा और पूजा के केंद्र। बौद्ध अनुयायी स्तूपों की परिक्रमा करते थे, ठीक है, प्रदक्षिणा करते थे और उन्हें भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में पूजते थे। और तीसरा है धर्म का प्रचार प्रसार। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र बन गए और इनके माध्यम से बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैला। ये पॉइंट लिखा हुआ है और पॉइंट को फिर डिफाइन किया हुआ है। और स्मृति चिन्ह क्या है, 4 में देखिएगा, स्तूप बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति में भी बनाए जाते थे, जैसे जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्थलों पर। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ उनका, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उनको और कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ उनका, उस पर स्तूप बनाया जाता था। ओके, आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि राजाओं और भक्तों की आस्था। क्या है राजाओं और भक्तों की आस्था, समझते हैं बात को। सम्राट अशोक जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया और इसे पुण्य कर्म माना जाता था। ठीक है, ये 5 आपका लिखा गया है, 5 पॉइंट है। और उसके बाद फिर अब दूसरा जो है, आपको जो क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा स्तूप क्यों और कैसे। क्यों, तो क्यों के लिए ये 5 पॉइंट दिया गया। अब कैसे बनाए जाते थे, आपको चर्चा करने को कहा गया। ठीक है, तो कैसे का उत्तर देते हैं और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे। पहला लिखा हुआ है अवशेषों का स्थान। सबसे पहले बुद्ध या किसी महान भिक्षु के अवशेष को मिट्टी का पत्थर के पात्र में रखकर भूमि में स्थापित किया जाता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरा है मुख्य गुंबद, जिसे अंड भी कहा गया, उसके ऊपर मिट्टी, ईंट और पत्थर के गोलाकार गुंबद बनाया जाता था, जो स्तूप के मुख्य भाग होता था। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, परिक्रमा पथ। स्तूप के चारों ओर दक्षिण पथ परिक्रमा मार्ग बनाया जाता था, जहां श्रद्धालु घूमकर पूजा करते थे। और चौथा दिया हुआ रेलिंग और तोरण। स्तूप के चारों ओर पत्थर या लकड़ी की रेलिंग लगाई जाती थी और चारों दिशाओं के तोरण द्वारा गेट बनाया जाता था। ठीक है, ये आपका क्यों बनाया, कैसे बनाया जाता था लिखा गया है। और आगे देखते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है कि इन तोरण बुद्ध के जीवन की घटना, जातक कथाएं और प्रतीक चिन्ह के उकेरे होते थे। और 5वां ऊपरी भाग है, गुंबद के ऊपर एक चौकोर हर्मिका बनाई जाती थी
और इसके ऊपर 3 छतरियां छात्रावाली लगाई जाती थी जो बुद्ध धर्म और संघ के प्रतीक मानी जाती थी। ओके, तीसरा प्रमुख उदाहरण क्या है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब ये तीसरा प्रमुख उदाहरण क्या लिखा हुआ कि सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। ये लॉन्ग से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। एक ये ऑब्जेक्टिव भी है कि महान स्तूप कहाँ था? मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त अमरावती, बरहुत और सारनाथ के स्तूप को भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष क्या दिया जा रहा है? निष्कर्ष क्या है? ये निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और निष्कर्ष भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष लिखिएगा कि स्तूप बौद्ध धर्म की आस्था, श्रद्धा और स्मृति प्रतीक है। इनका निर्माण न केवल धार्मिक महत्व रखता था बल्कि ये प्राचीन भारत कला, स्थापत्य और संस्कृति की महान उपलब्धियां भी है। ठीक है, ये 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे इससे, तो एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। भूमिका है, पॉइंट है, फिर आपका ये निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है बस उसी तरह से लिख देना है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो मॉडल पेपर आया है उसका शॉर्ट आंसर करवा रहा हूं। ठीक है, अब जो मॉडल पेपर है उसी में आपको क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ कि अल बरूनी कौन, सॉरी 41 में क्या लिखा हुआ कि अल बरूनी कौन था और भारत यात्रा का उसके उद्देश्य क्या था। चलिए इसका उत्तर क्या है देखते हैं। यहाँ देखिए उत्तर क्या लिखा हुआ है, परिचय दिया हुआ सबसे पहले कि अल बरूनी एक प्रसिद्ध अरबी विद्वान, गणितज्ञ, इतिहासकार और भूगोलवेता था। उसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी था, बिल्कुल सही। वह ख्वारिज़म, वर्तमान उज्बेकिस्तान, उस समय ख्वारिज़म नाम था, अभी उज्बेकिस्तान का निवासी था। उसे विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष, गणित, इतिहास और धर्म में गहरी रुचि थी। ठीक है, भारत आगमन, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। वह भारत आया जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय भारत आया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि महमूद गजनवी अल बरूनी को अपने साथ विद्वान के रूप में भारत लेकर आया था। तीसरा पॉइंट क्या है? भारत यात्रा का उद्देश्य, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन। उसका क्या उद्देश्य था भारत यात्रा करने का? अल बरूनी का प्रमुख उद्देश्य भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान और समाज व्यवस्था को समझना और उसका अध्ययन करना था। और दूसरा देखते हैं इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि भारतीय ग्रंथों का अनुवाद। अब वो क्यों आ रहा भारत है? तो भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए उसे संस्कृत भाषा और भारतीय ग्रंथों में विशेष रुचि थी। उसने संस्कृत सीखी और अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया ताकि इस ज्ञान को इस्लामी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, भारत में जो पुस्तक था ना उसको संस्कृत सीख करके और उसको ट्रांसलेट किया वो अरबी में ताकि दुनिया तक पहुंच सके और भारत को धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का जानना। वह यह जानना चाहता था कि हिंदू समाज की जाति व्यवस्था, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं कैसी है। और चौथा है शिक्षा और विज्ञान की तुलना करना। शिक्षा और विज्ञान में उसका तुलना करना कि शिक्षा यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो विज्ञान से रिलेटेड है भी या नहीं। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, अल बरूनी भारतीय विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र की तुलना ग्रीक और इस्लामिक ज्ञान परंपरा से करना चाहता था। और चौथा है उसकी रचना। अल बरूनी ने अपने भारत प्रवास के अनुभवों और अध्ययन को एक प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद में लिखा। क्या लिखा कि इस पुस्तक में उसने भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन, भाषा, भूगोल, समाज के बारे में बहुत विस्तृत विवरण दिया। और पांचवा उसका महत्व है। अब क्या महत्व दे रहा है वो अल बरूनी, सुनिएगा कि अल बरूनी की पुस्तक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत। उसने भारत को एक विद्वान की दृष्टि से देखा, ना कि एक विदेशी विजेता की तरह। ठीक है, भारत को एक विद्वान की दृष्टि से देखा कि वो विद्वान था तो भारत को उसी तरह से दिया। अब निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है कि अल बरूनी एक महान विद्वान था जिसने भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का निष्पक्ष अध्ययन किया और उसका उद्देश्य भारत को समझना और उसकी महान परंपराओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करना। भारत को समझा और यहाँ की जो परंपरा थी इस परंपरा को पूरे विश्व तक, पूरे विदेशों तक पहुंचाया। कौन? अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। ये क्वेश्चन नंबर 41 था। अब आगे देखते हैं 42। आपको क्या करना है, अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करते जाएं और नोट डाउन कर लें। आपको जितना भी है ये मॉडल पेपर का उत्तर दिया जा रहा है आपको, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं ताकि आप इससे लिखने का प्रैक्टिस करें और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा हुआ, आप अपना मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। 42 में एक क्वेश्चन होगा, खानका से आप क्या समझते हैं? तो परिचय, खानका सूफी संतों का निवास स्थान या आश्रम को कहा जाता था। बिल्कुल, यह स्थान सूफी संतों और उनके अनुयायियों के एकत्र होने, साधन करने और उपदेश देने का केंद्र था। ठीक है, जहां वो जमा होते थे, उपदेश देते थे। ठीक है। अर्थ, खानका शब्द फारसी भाषा का है जिसका अर्थ होता है रहने या ठहरने का स्थान। ठीक है, ओके।
अब अगर ये पूछा जाए कि फारसी भाषा का शब्द खानका किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह स्थान आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा का केंद्र माना जाता था। उद्देश्य और कार्य क्या है कि सूफी संतों का निवास स्थान, सूफी संत खानका में रहते थे, लोगों को ईश्वर भक्ति, प्रेम और भाईचारा का संदेश देते थे। भक्ति और ध्यान केंद्र, यहाँ रोज प्रार्थना, भजन और ध्यान किया जाता था। कहाँ पे? खानका में। ठीक है, बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट क्या है? गरीबों की सहायता। खानकाओं में आने वाले गरीबों और यात्रियों को भोजन और आश्रय दिया जाता था। ठीक है। शिक्षा का केंद्र, यहाँ लोगों को धार्मिक शिक्षा, नैतिकता, सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाया जाता था। उदाहरण, प्रसिद्ध सूफी संत जैसे, अब प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? जैसे देखिए आगे क्या है, देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। और प्रसिद्ध सूफी संत का नाम दिया हुआ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह अजमेर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है कि खानकाएं अत्यंत प्रसिद्ध थी। ओके, निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है? खानकाहों सूफी परंपरा की आत्मा थी, जहां से प्रेम, समानता और मानवता का संदेश समाज में फैलाया गया। ठीक है, बिल्कुल सही, समाज में फैलाया गया। ओके, ये स्थान धर्म, समाज और संस्कृति के बीच सद्भाव और एकता के प्रतीक बने। ठीक, ये निष्कर्ष था। इस तरह से लिखिएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और इसमें आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, इस चर्चा करना आपको। ठीक है, उत्तर सबसे पहले क्या लिखना है? परिचय। परिचय में क्या है देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। बिल्कुल, इसका उत्कर्ष काल कृष्णदेव राय 1509 से 19 ईस्वी के शासन में हुआ था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। ठीक है, धीरे धीरे साम्राज्य का क्या हो गया? पतन आरंभ हो गया। और पतन के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तराधिकारी के झगड़े, ये पॉइंट है और इस पॉइंट में ये सब पॉइंट है। पहला उत्तराधिकारी के झगड़े। उत्तराधिकार लोग जो थे वो झगड़ा कर रहे थे। क्या झगड़ा कर रहे थे? इसमें देखा जाए कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, इससे साम्राज्य की एकता कमजोर हो गई। दूसरा पॉइंट है नीतिगत और प्रशासनिक कमजोरी। बाद के शासक कमजोर और विलासी थे, उन्होंने प्रशासन और सेना पर ध्यान नहीं दिया, जिससे राज्य की शक्ति घटने लगी। तीसरा पॉइंट है नायक प्रणाली की कमजोरी। अब नायक प्रणाली की कमजोरी क्या थी देख लेते हैं। विजयनगर नायक प्रांतीय शासकों को काफी अधिकार दिए गए थे। बाद में ये नायक स्वतंत्र होने लगे और केंद्रीय शासन का पालन नहीं करते थे, इससे साम्राज्य की एकता टूट गई। चौथा पॉइंट है आर्थिक संकट। लगातार युद्ध और विलासिता ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया और व्यापारिक मार्ग और संसाधनों पर नियंत्रण घट गया। ठीक है, पांचवा है तालीकोट की लड़ाई 1565। क्या है तालीकोट की लड़ाई? देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण तालीकोट की लड़ाई थी। इस युद्ध में राम राय के नेतृत्व में विजयनगर सेना का सामना बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर मुस्लिम सुल्तानों से हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की सेना पराजित हो गई, हार गई। राम राय मारा गया और राजधानी हम्पी को नष्ट कर दिया गया। यह घटना साम्राज्य के पतन का निर्णायक कारण बना। ठीक है, राजनीतिक 6 पॉइंट है राजनीतिक विघटन। राजनीतिक विघटन क्या है इसको देखते हैं। राजनीतिक विघटन में तालीकोट की लड़ाई के बाद साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। कुछ शासकों ने पेनुकोंडा और चंद्रगिरी में शासन चलाने की कोशिश की, पर साम्राज्य पहले जैसे शक्ति प्राप्त नहीं कर सकी। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष कि विजयनगर साम्राज्य का पतन भीतरूनी कमजोरी और बाहरी आक्रमण, विशेषकर तालीकोटा की लड़ाई है ना, विशेषकर क्या है? तालीकोटा की लड़ाई। ओके, 1565 में दोनों के कारण हुआ। हालांकि इसका पूर्ण अंत हो गया, फिर भी विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण भारत में कला, संस्कृति, स्थापत्य और प्रशासन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। ठीक है, अंत हो गया लेकिन कला में, स्थापत्य में और संस्कृति में ये बहुत बड़ा छाप छोड़ दिया है। ठीक है,
इस प्रकार लिखें परिचय के साथ पॉइंट, पॉइंट के साथ निष्कर्ष, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मुगल काल में सिंचाई साधनों का उल्लेख करें। उत्तर भूमिका देना है सबसे पहले। मुगल काल 16वीं से 18वीं शताब्दी में भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। कृषि को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई व्यवस्था का विशेष महत्व था। मुगल शासकों ने सिंचाई के विभिन्न साधनों के विकास किया जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट है मुगल काल में प्रमुख सिंचाई के साधन। ठीक है, क्या साधन थे? दूसरा में साधन क्या थे? नहरें। मुगल काल में नहर सबसे प्रमुख सिंचाई साधन थी। फिरोज शाह तुगलक के समय ही नहरों की मरम्मत और विस्तार मुगलों ने करवाया। शेर शाह सूरी और बाद में अकबर ने कई नई नहरें बनवाई। उदाहरण यमुना से निकली फिरोजाबाद नहर, पंजाब में बनी सतलज यमुना नहरें, ये थी नहरें। अब दूसरा है कुआं। कुआं क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं सिंचाई का सबसे सामान्य साधन थे। ये अधिकतर ईंटों या पत्थरों से बनाए जाते थे। किसान बैल, रहट, चरखी की मदद से कुओं में पानी निकालते थे। ठीक है, रहट वो होता है जिस तरह से बैल को चलाया जाता है और उससे पानी कुएं से निकाला जाता है और इसको फिर निकाल करके नहरों के द्वारा मतलब कुओं से निकाल करके और फिर खेत में डाला जाता था। ठीक है, तालाब और पोखर क्या बनाया जाता था? तालाब और पोखर। हर गांव में वर्षा के पानी की संचित करने के लिए तालाब, पोखर और बावड़ियां बनाई जाती थी। इनका उपयोग सिंचाई के साथ साथ पशुओं और मनुष्यों की जल आवश्यकता के लिए किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ के लिए भी किया जाता था। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? नदियां और नहरें। गंगा, यमुना, गोदावरी जैसे नदियों से पानी मोड़कर छोटे नाले और नहरें बनाई जाती थी। कुछ नहरें राज्य द्वारा और कुछ स्थानीय किसानों या जमींदार द्वारा बनाई जाती थी। पांचवा है बावड़ियों और जलाशय। पांचवा क्या है? बावड़ियों और जलाशय। इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्र में बावड़ियां और जलाशय बनाए जाते थे। बावड़ियां और जलाशय बनाए जाते थे और इनसे वर्षा के पानी को सुरक्षित रखकर सिंचाई की जाती थी। और तीसरा नंबर में आपका है शासन का योगदान। अब क्या है शासन का योगदान? देखें जरा। अकबर के शासन में सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। राजस्व अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि किसानों को सिंचाई की सुविधा आसानी से, क्या बोला जा रहा है? किसानों को सुविधा क्या देना चाहिए? आसानी से मिले। ओके, बहुत अच्छा, आसानी से मिले। ओके, उसके बाद जहां नहरों से पानी मिलता था वहां किसानों से अतिरिक्त कर लिया जाता था और जिसे नहर कर कहा जाता था। मतलब कि टैक्स लिया जाता था नहर से और इसके नहर कहा जाता था। नहर कर, कैनाल टैक्स कहा जाता था। और निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष देखते हैं तो मुगल काल में सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, बावड़ियां और नदियां प्रमुख साधन थे और इस साधनों के विकास से कृषि में वृद्धि हुई और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। और मुगल शासकों की यह नीति उनके कृषि प्रधान और प्रजाहितकारी शासन का प्रमाण थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या लिखा हुआ कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का उल्लेख करें। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का उल्लेख करना है तो इसमें भी उत्तर लिखना, आपको पहले भूमिका देना है। अब भूमिका में क्या लिखा हुआ कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में परमानेंट सेटलमेंट 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा चालू की गई थी और यह व्यवस्था मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों में लागू हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को नियमित राजस्व प्राप्त करना और किसानों से लगान, क्या बोला जा रहा है? किसानों से लगान वसूलना। ठीक है, लगान वसूलने की व्यवस्था बनाया था। और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी कि भूमि का मालिकाना अधिकार। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी घोषित किया गया। किसान अब उम्मीदवारों के अधीन नहीं हो गए और उन्हें लगान देना अनिवार्य था। ठीक है, किसान अब जमींदारों के अधीन नहीं हो गए। अब जमींदार के अधीन नहीं थे, जमींदार के अधीन, अच्छा, किसान अब जमींदार के अधीन हो गए और उन्हें लगान देना अनिवार्य था। अब उसको लगान देना बिल्कुल अनिवार्य हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका आंसर। ये आंसर देखिए, लगान की अस्थायित्व। ठीक है,
क्या है स्थायित्व? देखिए, सरकार और जमींदार के बीच लगान की दर हमेशा के लिए स्थिर कर दी गई। ओके, इसका अर्थ था कि भविष्य में सरकार लगान नहीं बढ़ा सकती, चाहे उपज में वृद्धि ही क्यों ना हो। ठीक है, मतलब लिमिट कर दिया गया, अगर उपज ज्यादा भी हो तो बढ़ा नहीं सकती है। सरकार और जमींदार का संबंध, क्या है संबंध? सरकार केवल जमींदारों से लगान वसूलती थी, किसानों से नहीं। ओके, जमींदारों की जमींदारी थी, वे निर्धारित समय पर सरकार को कर चुकाए। अगर वे ऐसा ना करते तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, नीलाम कर देती थी तो सरकार जमींदार से लेती थी, जमींदार किसान से लेती थी। ओके, आगे देखिए क्या है किसान की स्थिति। इस समय किसान की स्थिति क्या थी? किसान की स्थिति पॉइंट नंबर 4 है। तो किसान की स्थिति क्या है कि किसान भूमि की वास्तविक जोत करने वाले थे, पर उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जमींदार उनसे मनमाना लगान वसूलते थे, जिसके किसान अत्यधिक गरीब और ऋणी हो गए। और पांचवा है सरकार की आय का स्थायित्व। सरकार को हर वर्ष निश्चित और नियमित राजस्व मिलने लगा, जिससे उसे आर्थिक स्थिरता, मतलब उसको हर साल मिलने लगा तो उसको आर्थिक स्थिरता हो गई। अब वो उसकी पैसा जो लिमिट, मतलब कि वो हमेशा उसको हर साल मिल रहा है, अब वो पैसा आय उसका खेती हो चाहे ना हो वो मिलने लगा उसको। 6 है मध्यस्थ वर्ग के निर्माण। इस व्यवस्था में एक नया उम्मीदवार वर्ग मध्यस्थ वर्ग उत्पन्न हुआ, जो अंग्रेजी शासन का समर्थन बना। ठीक है, अंग्रेजी शासन का समर्थक बना। अब परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम देखते हैं कि सरकार को प्रारंभिक वर्षों में लाभ हुआ, पर दीर्घ काल में यह व्यवस्था असफल रही और जमींदार धनवान बने पर किसान निर्धन हो गए और कृषि उत्पादन घट गया, क्योंकि जमींदार खेती सुधार में निवेश नहीं करते थे। है ना, कृषि उत्पादन घट गया। क्यों? क्योंकि सारा टैक्स ले लिया जा रहा है, तो कौन करे काम? तो कृषि उत्पादन घट गया। निष्कर्ष क्या दिया जा रहा है इसमें, और निष्कर्ष देखते हैं। तो चलिए निष्कर्ष को थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भारत की भूमि व्यवस्था किसान जीवन और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। किस पर? किसान पर। हालांकि इसका उद्देश्य स्थिर राजस्व प्राप्त करना था, लेकिन यह व्यवस्था किसानों के शोषण और गरीबी का कारण बन गया। यह निष्कर्ष बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। 46 में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न है 46, भारतीय संविधान का की एकात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर पहले भूमिका लिखना है, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है। इसको आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करना है तो कॉपी में नोट डाउन कर लें। भारत एक संघीय राज्य है, परंतु इसके संविधान में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इसे एकात्मक स्वरूप भी प्रदान करती है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि जिनको नहीं मिला है वो उनको मिल जाए और वो भी लिख ले। ठीक है, इन विशेषताओं के कारण भारत का संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता। पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता, और भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संविधान के अधीन कार्य करती है। यदि राज्य के किसी कानून और केंद्र के कानून में टकराव होता है तो केंद्रों का कानून प्रभावी रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एकल नागरिकता। भारत में जो है एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता के सन सिंगल सिटीजनशिप में क्या लिखा हुआ है कि भारत में सभी नागरिकों की केवल एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, और अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, संघीय और राज्य, लेकिन भारत में नहीं। तीसरा पॉइंट है केंद्र की शक्तियों का प्रावधान। केंद्र सरकार को राज्यों से अधिक शक्तियां दी गई है। आपातकालीन परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, राज्यों के ऊपर केंद्र क्या करेगी? केंद्र जो पूर्ण निर्धारण, पूर्ण मतलब स्थापत्य कर सकती है। चौथा है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही। वह राज्य में केंद्र प्रतिनिधि होता है, जैसे केंद्र प्रभाव बना रहता है। और पांचवा है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में एक ही न्यायपालिका है जो न्याय प्रणाली है जो पूरे देश में समान रूप से कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। छठा है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अब क्या है अखिल भारतीय सेवाएं? जैसे आईएएस, आईपीएस, आईपीएस आदि सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों में कार्य करती है। इनकी भर्ती नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होती है। सातवां आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति में भारत संविधान पूरी तरह एकात्मक रूप से धारण कर लेता है। उस समय भी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या दिया गया है इसका? निष्कर्ष देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान यद्यपि संघात्मक है, पर इसकी संरचना में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है।
ये आप देख रहे हैं शॉर्ट सब्जेक्टिव हिस्ट्री का मॉडल पेपर जो आया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ज्योग्राफी का भी चाहते हैं, इस तरह से अगर आप इंग्लिश का भी चाहते हैं तो कमेंट में करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए इसे रूप में संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक प्रवृत्ति वाला संविधान कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो मैं पॉइंट दिया हूं, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट लग रहा है कि नहीं बड़ी है क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग है, तो आप इसको 1-2 पॉइंट कम कर दें, 1-2 पॉइंट को डिफाइन नहीं करें, ठीक है। तो ये आज आपको मैंने बताया हिस्ट्री का मॉडल पेपर जो है वो जारी जो किया गया है 2026 एग्जाम के लिए। 2026 एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया ना, तो 2026 के लिए तो वो जो मॉडल पेपर है उसी का ये लॉन्ग नहीं शॉर्ट का आंसर बताया है लिखने के लिए, और आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, ओके। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। चलिए आप कमेंट करके बताएं और कमेंट में बताएं कि लॉन्ग भी दें और भी जितना मॉडल पेपर आया है उनका दें, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, कॉपी में लिख लें, और इसी तरह से मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी इसी तरह से लिखना है, एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक और मॉडल को सॉल्व करते हुए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है चैनल को शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।